नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए इन्हीं लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं संभववाद। जैसे कि जो प्रीवियस हमारा वीडियो है उसमें हमने देखा निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। और डिटर्मिनिज्म की जब आलोचना होने लगी तो उसके बाद आया संभववाद। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जो डिटर्मिनिज्म है उसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया था, लेकिन संभववाद जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सब कुछ संभव है, यानी कि मानव के लिए उसके क्रियाकलापों के द्वारा हर कार्य संभव है। तो उसी की बात इसमें हम करेंगे। देखा जाए तो जो संभववाद है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित हुआ। और इसके जो कहना चाहिए इसके जो पक्षधर रहे, इसका जो विकास किया, उसमें ब्लाश महोदय का नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए नोट करते हुए चलें और समझते हुए चलें। तो सबसे पहला कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इसका विकास कब हुआ। तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित है ये। उसके अलावा देखा जाए तो जो विचारधारा थी डिटर्मिनिज्म, जो जर्मन विचारधारा थी, लेकिन ये विचारधारा फ्रांसीसी विचारधारा कहलाई। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये फ्रांसीसी विचारधारा कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि मानव के जो प्रयत्न है, जो कोशिश है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ संभव है मानव के क्रियाकलापों के द्वारा। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल के द्वारा भी इन्होंने बताया कि जैसे नगर है, गांव है, उनका जो विकास हो रहा है, सड़कें हैं जिस तरह से बनाई जा रही हैं, या फिर जो उद्योग धंधे हैं, या फिर कल कारखाने, तो इन चीजों का जिस प्रकार से विकास हो रहा है वो सब मानव पर ही डिपेंड है। तो इसी का इसमें वर्णन किया गया है, यानी कि मानव प्रयत्नों तथा क्रियाओं को अधिक महत्व दिया है। क्रियाओं को अधिक महत्व, जो पॉइंट है वो पूछा जा सकता है कि मानव प्रयत्नों तथा क्रियाओं को अधिक महत्व किस वाद में दिया गया है, यानी कि कौन सा स्कूल है जिसमें कि ये इसको महत्व दिया गया है। तो बता सकते हैं हम पॉजिटिविज्म है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जा सकता है कि मानव पर्यावरण का एक अत्यंत सक्रिय व शक्तिशाली कारक है। पूछा जा सकता है, या फिर पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि मानव क्रियाओं तथा क्रियाओं को अधिक महत्व दिया गया है। मानव पर्यावरण का एक अत्यंत सक्रिय शक्तिशाली कारक माना गया है। और फ्रांसीसी विचारधाराएं या फिर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित विचारधाराएं, तो ये पॉइंट वाइज भी पूछा जा सकता है। तो हम बता सकते हैं कि संभववाद विचारधारा से रिलेटेड है ये पॉइंट। इसके बाद ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि संभववाद का प्रतिपादक कौन है। जैसा कि पीजीटी टीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है विडाल डीला ब्लाश। विडाल डीला ब्लास के अलावा अन्य विद्वानों में जैसे कि फेब्रे हुए, ब्रूंश महोदय हुए, ईसा बोमैन हुए, डिमांजिया हुए या फिर कारोसावर हुए, तो इनका योगदान भी संभववाद में ही रहा है। तो कहने का तात्पर्य कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि इस विचारधारा के समर्थक विद्वान कौन से हैं या फिर इस विचारधारा के समर्थक विद्वान कौन से नहीं हैं। क्वेश्चन दोनों तरह से बनता है। तो जैसे कि लूसियन फेब्रे, इसके अलावा ब्रूंश हो गए और डिमांजिया हो गए, जिनका योगदान अति महत्वपूर्ण रहा संभववाद के अंदर। इसके अलावा यदि हम देखें तो सबसे पहले ब्लास को लेते हैं और देखेंगे कि ब्लास महोदय ने क्या विचार रखे। कभी कभी क्या होता है कि जो पंक्तियां इन्होंने बताई हैं उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किस विद्वान से रिलेटेड हैं या फिर ये पंक्तियां किस बात से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लास ने कहा था कि मनुष्य को ये प्रधान मानते थे, मनुष्य को प्रधान मानते थे और इनके अनुसार मनुष्य स्वयं समस्या और समाधान दोनों है। प्रकृति उसकी उपदेशिका है। कभी कभी ये लाइन भी पूछी जा सकती है। तो प्रकृति उसकी उपदेशिका है, ये किस विद्वान का कथन है? तो ये है ब्लास महोदय का। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने जो अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो दी हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है। एक सलाहकार से अधिक नहीं है। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है कि नेचर इज नेवर मोर
more than an advisor. An advisor. कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने कहा कि प्रकृति एक सलाहकार है, एक एडवाइजर है, इससे अधिक कुछ नहीं है, यानी कि मानव को अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें फेब्रे महोदय हैं और फेब्रे महोदय ने तो फेब्रे ये एक फ्रांसीसी इतिहासकार है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फ्रांसीसी इतिहासकार हैं, कौन से विद्वान हैं जो कि संभववाद को मानते हैं। तो इन्होंने, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि पॉसिबिलिज्म यानी कि जो संभववाद जो शब्द है उसके प्रतिपादक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे हम संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है फेब्रे महोदय। यानी कि जो पॉसिबिलिज्म शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था फेब्रे महोदय ने। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कब किया था, तो ये 1922 में किया है इन्होंने। और इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो भी इन्होंने अपनी एक पुस्तक में की है। और इनकी जो पुस्तक है वो है इतिहास की भौगोलिक भूमिका। इतिहास की भौगोलिक भूमिका, ये इनकी पुस्तक है इतिहास की भौगोलिक भूमिका, यानी कि ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। कभी कभी बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने संभववाद के बारे में कुछ पंक्तियां दी और ये पंक्तियां अक्सर एग्जाम में पूछी भी जा रही हैं, तो उन्हें नोट कर लें कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है। संभावनाएं विद्यमान हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। उनके प्रयोग का निर्णायक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है। केवल इतनी ही पंक्ति एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है। ये पंक्ति किस विद्वान ने दी है, तो हम बता सकते हैं कि ये पंक्ति फेब्रे महोदय ने दी है। कहने का तात्पर्य इनका यही था कि इन्होंने भी मानव को सर्वोपरि माना और उसके जो क्रियाकलाप है उनको सर्वोपरि माना। तो इन्होंने कहा कि अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ संभव है मानव के लिए।
इसके बाद आए ब्रून्स महोदय, और ब्रून्स महोदय इन्होंने प्रकृति का स्थान गौड़ माना। यानी कि इन्होंने प्रकृति का स्थान ही छोटा माना है। और इसके अलावा इन्होंने भी कुछ पंक्तियां दी। इन्होंने भी प्रकृति के बारे में तो कहा कि प्रकृति का स्थान गॉड है, और उसके अलावा इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो है कि मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी है। मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, क्योंकि यह संभववाद है। मनुष्य निष्क्रिय प्राणी ये किसमें माना गया था? ये माना गया था डिटर्मिनिज्म में। तो मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है। बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है। इसके अलावा जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील है। सतत प्रयत्नशील है। तो इन्होंने भी यही कहा था कि मनुष्य को इन्होंने भी सर्वोपरि माना है कि मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, यानी कि वो एक क्रियाशील प्राणी है। और जब क्रियाशील प्राणी है तो वो सतत प्रयत्नशील किसमें है? पर्यावरण को परिवर्तित करने में। कहने का तात्पर्य इनका यहाँ पर यही था कि मान लीजिए कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, यानी कि जो गर्म प्रदेश है, तो वहां पर भी व्यक्ति रहता है तो वो अपने अनुकूल वहां का वातावरण बना लेता है। कहने का मतलब है जैसे कि एसी लगाएगा, या फिर जो शीत प्रदेश है तो वहां पर क्या करेगा? वहां पर हीटर का उपयोग कर सकता है। यानी कि वो वहां की जो जलवायु है उसके हिसाब से अपने आप को उसमें ढालने के लिए कुछ क्रियाशीलता दिखाता है और कुछ साधन उपयोग में ले लेता है, जो कि उसके माइंड की उपज है। तो ये हो गया ब्रून्स महोदय का। अब इसके बाद देखते हैं हम डिमांजिया। और इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट और दिया था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ब्रून्स महोदय का ये पॉइंट जो कि पीजीटी में पूछा भी जा चुका है। दो 2013 का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, उसमें पूछा गया था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नियम है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ब्रून्स महोदय की। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डिमांजिया पर। डिमांजिया ने कहा कि मानवता स्वयं में परिवर्तन, मानवता स्वयं में परिवर्तनशील है। यानी कि जो डिमांजिया का कथन था कि मानवता स्वयं में, यानी कि अपने आप में ही परिवर्तनशील है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसा कि प्राचीन समय में जिस प्रकार से उसका जीवन यापन था, उससे विकास की अवस्था में व्यक्ति चल रहा है। यानी कि आगे अनेकों खोजें उसने की, तो वो एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो मानवता स्वयं में परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं है, और आज है वो कल नहीं होगा।
इसके बाद है ईसा बोमैन। तो ईसा बोमैन का नाम भी संभववाद में आता है और देखा जाए तो ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता। अब तक हमने जो देखे वो थे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, लेकिन ये है अमेरिकी भूगोलवेत्ता। विचारधारा फ्रांसीसी है, लेकिन ये ईसा बोमैन अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने कि संभववाद में अपना सहयोग किया। तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को, मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क, मनुष्य के संपर्क से परिवर्तित, संपर्क से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। पर्यावरण के जो तत्व हैं वो मनुष्य के संपर्क से क्या होता है कि उनमें परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार मानवता स्वयं में भी परिवर्तनशील है, यानी कि जो बात इन्होंने कही थी वही बात इन्होंने भी कही कि मानवता स्वयं में परिवर्तनशील है, यानी कि मनुष्य उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें जो अन्य विद्वान हैं, कहने चाहिए वहां से क्वेश्चन अधिक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो एक है जी टैथम। जी टैथम ने कहा कि मनुष्य आदतों वाला प्राणी पशु है। हो सकता है ये लाइन पूछी जा सकती है कि मनुष्य आदतों वाला प्राणी है, पशु है। ये जो पंक्ति दी है वो किसकी है या फिर किस बात से रिलेटेड है। इसके अलावा है गोल्डन बीजर। गोल्डन बीजर गोल्डन बीजर की बात करें तो इन्होंने कहा कि प्रकृति ने मानव सभ्यता, संस्कृति, मानव सभ्यता, संस्कृति के भवन के विकास के लिए सिर्फ गारा और चूना ही प्रदान किया है। गारा और चूना ही प्रदान किया है, योजना नहीं। योजना नहीं, योजना तो मानव मस्तिष्क की उपज है। योजना तो मानव मस्तिष्क की उपज है।
कहने का तात्पर्य इसमें पंक्ति है उसमें गारा और चूना ही प्रदान किया है। किसने? तो प्रकृति ने। लेकिन घर को किस प्रकार से बनाना है उसे मानव मस्तिष्क के द्वारा ही सोचा जा सकता है। यानी कि जो मानव है उसके क्रियाकलापों के द्वारा घर तो किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है। तो उनका भी कहने का तात्पर्य यह था कि प्रकृति ने हमें वस्तुएं तो दी हैं, लेकिन उनका उपयोग किस तरह से करना है वो मनुष्य ही कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य सर्वोपरि है। इसके बाद एक है विद्वान कार्लो सावर। तो कार्लो सावर के बारे में जैसा कि उन्होंने सांस्कृतिक भूगोल के जन्मदाता है वो कार्ल ओ सावर, सांस्कृतिक भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? कार्लो सावर को कहा जाता है। और भूदृश्य की संकल्पना इन्हीं की देन है। तो इस प्रकार से इन्होंने भी संभववाद में कुछ कहा। इन्होंने कहा कि मानव के सांस्कृतिक समूह, मानव के सांस्कृतिक समूह प्राकृतिक भूदृश्यों, प्राकृतिक भूदृश्यों को सांस्कृतिक भूदृश्यों में बदल देते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों में बदल देते हैं। यानी कि इनका भी कहने का तात्पर्य यही था कि जो मानव है वो प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनमें चेंज कर सकता है, और मानव के जो क्रियाकलाप हैं वो सर्वोपरि हैं। यानी कि इन्होंने मानव को अधिक महत्ता दी बजाय प्रकृति के। तो ये तो था संभववाद, जिसे कि आपने जाना। संभववाद का मतलब ही है कि यहाँ पर मानव के लिए सब कुछ संभव है। और इसमें आपने विद्वान देखे, ब्लाश महोदय हैं, फैब्रे हैं, ब्रूंश हैं, डिमांजिया हैं, ईसा बोमैन हैं, या फिर गोल्डन बीजर हैं, जी टेथम हैं, कार्लो सावर हैं। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड जो विद्वान थे वो आपको बताए गए, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी आपको बताया गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम देखेंगे कि जो संभववाद हो गया, अब इसकी भी आलोचना होगी, और संभववाद की आलोचना होने के बाद क्या आएगा? तो आएगा नवनिश्चयवाद, और नवनिश्चयवाद आएगा, फिर उसकी भी आलोचना होगी, फिर आएगा प्रासंभाव्यवाद। तो उन दोनों वादों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आप ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, नेट एग्जाम या फिर आरपीएससी, और मैथमेटिक्स में तो आप 10th, 12th, बीएससी, बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक, तो आपको सभी क्लासें उपलब्ध मिलेंगी। तो हमारे चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।